हे एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो आज चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट 3 तक क्रैश कोर्स आपका क्लियर हो चुका है और आई होप कि आप सभी बच्चे यूनिट 3 तक नोट्स और तैयार करके सभी प्रश्न को बारी बारी से लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप विथ न्यूमेरिकल को कर लिए होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपको यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के आधार पे आप देखो तो आपका यूनिट 4 का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, अर्थात गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। तो यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप्स है वो है आपको व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फोर्स एवं मैग्नेटिक फोर्स की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ज्ञान होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? जब कोई चार्ज, सोर्स चार्ज को आप रेस्ट में रखते हो तो उस चार्ज के चारों ओर जो इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करती है, अर्थात माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? टर्मिनेट करती है, एंड करती है, और प्लस से ओरिजिनेट होती है। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। मैग्नेटिक फील्ड की कहानी क्या है? तो किसी भी चार्ज को अगर आप मूविंग स्टेट में लाओगे या किसी वायर से करंट पास करोगे तो उस वायर के चारों ओर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है और उसी इन्फ्लुएंस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जब यही इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F = QE एंड मैग्नेटिक फोर्स, अगर आप कहीं फाउंडेशन पढ़े हो तो आपको मैग्नेटिक फोर्स की फार्मूला पता होगा QVB sin थीटा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर चार्ज को भी वेलोसिटी से मूव कराइएगा तो उस चार्ज पर दोनों फोर्स हावी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। सिंपल फार्मूला होगा लॉरेंज फोर्स = इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों फोर्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, QE प्लस Q साइन थीटा को हटा दीजिए तो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो फाइनली रिजल्ट आया F लॉरेंज फोर्स = QE वेक्टर प्लस Q × V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए Q को, तो आपको बचेगा E वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ जो बार बार ऑब्जेक्टिव में लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन पूछी जा रही है। प्रीवियस ईयर में लॉरेंज फोर्स की परिभाषा पूछी जा चुकी है, तो आपको इस फोर्स की डिफिनेशन सिंपल वे में अगर देना हो तो आप कहेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। या नहीं तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द फोर्स exerted on a moving charge in a
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगती है उसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। बुक में कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है गैस पेपर में कि वहाँ कहा जा रहा है कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। वो गलत है। जब आप चार्ज को मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स आते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थात जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और वहाँ पर चार्ज को मूव कराओगे तब जो चार्ज पर फोर्स लगेगा उसी फोर्स को आप लॉरेंज फोर्स कहोगे। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है अर्थात उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेंगे और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेंगे और दोनों फोर्स को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको कौन सा फोर्स मिल जाएगा? लॉरेंज फोर्स। यदि Q चार्ज और V वेग से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में गतिशील हो तो लॉरेंज फोर्स की व्यंजक इतना होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। ये 2019 में पूछी जा चुकी है, इसीलिए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार दो बार रिवीजन जरूर करके अपने एग्जाम में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपको कि इन अ वर्टिकली अपवार्ड बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्त वो अपवार्ड डायरेक्शन में है। वर्टिकली अपवार्ड मतलब उधर ऊपर की ओर। अब पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस चार्ज है पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड मतलब फेंका गया हॉरिजेंटली ईस्टवर्ड, और एक प्लस चार्ज कण को किधर फेंक दिया गया? ईस्ट की ओर हॉरिजेंटली फेंका, क्षैतिज फेंका। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल्स? तो बताइए उस चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ये पूछा जा रहा है आपको। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, अभी हमने आपको बताया था कि लॉरेंज फोर्स वो होता है जब किसी चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक जहाँ दोनों फील्ड प्रेजेंट होता है वहाँ फेंकते हैं, तब उस चार्ज पर जो फोर्स रहती है उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराते हो तो उस चार्ज पार्टिकल्स पर सिर्फ कौन सा फोर्स लागू होता है? सिर्फ उस पर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आप सभी बच्चे जानते हो, मैंने अभी बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर सूत्र होता है QVB साइन थीटा, और साइन थीटा को हटाएंगे तो V यानी वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया? अब 11th में आप लोग वेक्टर तो जरूर ही पढ़े होंगे, तो उस वेक्टर के आधार पर इस बल की दिशा किधर होगी? तो बल की दिशा डिपेंड करेगी इस चार्ज पर, इस चार्ज के नेचर पे। तो चार्ज का नेचर कैसा है देख लीजिए, चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, और आपको पता होगा कि प्लस चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, या इनके आगे जो वेक्टर क्वांटिटी है उसी के अनुरूप अनुदिश होता है, अलॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आप मैक्सवेल का पाम लॉ लगा दीजिए, राइट हैंड पाम लॉ। तो राइट हैंड पाम लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए बी वेक्टर किधर है? बी वेक्टर अपवार्ड है, और अपवार्ड को दिखाते किससे हैं? अपवार्ड को डॉट से। अपवार्ड मतलब हुआ ऊपर की ओर, तो इसको डॉट से दिखाते हैं ना, चलिए डॉट से दिखा दिए। एंड आपको कहा जा रहा है कि ये जो प्लस चार्ज है इसको फेंका गया किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। इधर होगा तो वेस्ट, इधर होगा नॉर्थ, और इधर हो जाएगा आपका साउथ। अब चलिए ध्यान सुनिए, चार्ज पार्टिकल्स को किधर प्रोजेक्ट किया गया? प्लस Q चार्ज को इस डायरेक्शन में, अर्थात वेलोसिटी किधर है? इधर है।
वेलोसिटी इधर है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो पामलो क्या कहता है कि आपको आपके दाएं हाथ की चारों उंगली होनी चाहिए किधर, भी वेक्टर की डायरेक्शन में, और उसको कल करना है किधर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो करिए आप डायरेक्शन, चारों उंगली को इस डायरेक्शन में रखिए, बी बेग किधर है, ईस्ट की ओर ना, चार्ज की चारों उंगली को इधर रखिए, दाएं हाथ की चारों उंगली को, और इसको कल करिए आप अपवर्ड डायरेक्शन में, अर्थात ऊपर की ओर कल करिए। तो आपकी अंगूठा जो डायरेक्शन देगी वो अंगूठा आपका इधर बता रहा होगा, देखिए ध्यान से। तो ये अंगूठा आपको फोर्स की डायरेक्शन देती है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है तो ये न्यूमेरिकल टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको दिक्कत करेगी। बट जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ लिए हो वो बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको बी वेक्टर की ओर चारों उंगली रखना है, कल कर दीजिए बी वेक्टर की ओर यानी ऊपर की ओर, तो आपकी अंगूठा जो डायरेक्शन देगी वो डायरेक्शन किधर देंगे, साउथ की ओर। अर्थात आंसर क्या हुआ, साउथ। और जो मैंने आपको बताया वो सभी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आंसर क्या होगा, साउथ यानी दक्षिण की ओर फोर्स उस चार्ज पार्टिकल्स पर लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे अगर वो चार्ज पार्टिकल्स निगेटिव होता तो आंसर एकदम विपरीत आता, दक्षिण नहीं हो के आंसर क्या हो जाता, उत्तर हो जाता। तो ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन में यहाँ प्लस चार्ज ना बोल के निगेटिव चार्ज कह दिया जाए तो दक्षिण आंसर ना होके क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा यानी नॉर्थ हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप कर लेंगे। कोई ये खतरनाक क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है कि अ चार्ज Q इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एट 90 डिग्री एंगल to the direction of the field moving with speed b, determine the radius of the circular path of charge। एक आवेश Q एक चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B वेक्टर में परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री पर स्पीड v से प्रवेश करता है, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या की गणना करें। अब बच्चों ये जो बच्चे थ्योरी पढ़े हैं उसको बहुत आसान लगेगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट की जाती है तो फोर्स का तो पता ही है कितना होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। एंड ये फोर्स वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली है कि अगर परपेंडिकुलर फोर्स पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी फोर्स जो लग रही है वो वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर है, तो उस चार्ज पार्टिकल्स को थ्योरी में मैंने पढ़ाया था साइक्लोट्रॉन में कि उसे क्या करेंगे, सर्कुलर मूव कराना शुरू कर देगा। और सर्कुलर जब मूव कराएगा तो केंद्र की ओर चार्ज पार्टिकल्स पर एक फोर्स लगेंगे, पहले तो त्वरण उत्पन्न होगा, अभी केंद्र त्वरण सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू होगा v²/r, और वहाँ पे फोर्स हो जाएगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ से mv²/r, ये सेंटीपिटल फोर्स होगा। और उस समय क्यू भी बी साइन क्या डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री, तो क्यू भी हो गया साइन 90 का मान 1। तो आपको फाइनली मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल्स तो मूव करने लगेंगे सर्कुलर पाथ पे। क्यों मूव करने लगेंगे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स किधर लगा 90 डिग्री पर सेंटर की ओर। तो एक फोर्स ये हो गया आपका सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, और ये चार्ज पार्टिकल्स है तो इस चार्ज पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोजेक्ट किए हैं 90 डिग्री पर तो चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू भी, अब बी साइन 90 डिग्री क्योंकि 90 डिग्री है तो 1 हो गया, ये चुंबकीय बल हो गया। और ये दोनों बल मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंटीपिटल फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो कर दीजिए क्यू भी बी = mv²/r, और आपको क्या कहाँ निकालने हैं, रेडियस। तो v से v कैंसिल, रेडियस यहाँ ले लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा mv/qb।
तो ये हुआ रेडियस उस सर्कुलर पथ की, जिस सर्कुलर पथ पे आपका चार्ज क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। तो आई होप कि ये सवाल आप समझ गए होंगे और इसको कर भी सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। वैसे ये 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे सवाल आप एक बार दो बार रिवीजन करोगे, बहुत सिंपल होता है और आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है आपको, 4 कहा जा रहा है कि अ 5 एम्पियर करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर डिटरमाइन इंडक्शन बी वेक्टर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। आपको कहा जा रहा है कि एक लंबे सीधे तार है। लंबे सीधे तार का मतलब समझिए, जब भी क्वेश्चन आए ना लंबे सीधे तार, तभी समझिए तार बहुत लंबा है, अर्थात अनंत लंबाई की तार है। उससे करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपसे पूछा जा रहा है प्रेरण क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की गणना करिए। कितना दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत करिए। तो दिशा में तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आपको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पता होगा कि वायर में अगर करंट जिस डायरेक्शन में भेजते हैं उधर आपको अंगूठा को रखना है, अपने मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा करंट के डायरेक्शन में हो, तो सभी उंगली को कल करने पर जिधर डायरेक्शन आ जाए वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। तो उस आधार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आगे आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, आपको करंट इधर जा रही है वायर में मान लिया, और हमें ये डिस्टेंस सपोज करिए कि ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर पर पी पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, क्रॉस का मतलब आप समझ रहे होंगे इनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अंगूठा को जब इधर रखिएगा तो आपकी सभी उंगली कल करने पर आपको इनवर्ड डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप सभी बच्चे को पता होगा कि फिनाइट वायर अगर होता, फिनाइट वायर मतलब परिमित लंबाई की वायर होती, तो मैग्नेटिक फील्ड इस परिमित वायर से कुछ दूरी पर, r दूरी पर कितना निकल के आया था, हम लोगों ने फाइंड आउट किया था अकॉर्डिंग टू लाप्लास लॉ या बायो-सेवर्ट लॉ से। कितना, μ0I/4πa इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। और अभी जो ये तार है ये तो अनंत लंबाई की तार है, तो अनंत लंबाई तार मतलब हुआ कि ये यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ बनाएगा 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, अर्थात φ1 भी 90 और φ2 भी 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो 112 और 2 यहाँ रखेंगे तो 2 कैंसिल कर दीजिए, तो b बराबर यहाँ पे सूत्र आ जाएगा μ0I/2πa। अर्थात आप इसमें अब वैल्यू पुट कर सकते हो, और इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन तो आसानी से निकल गया, डायरेक्शन इनवर्ट निकल गया। अब इस सूत्र में मैंने यहाँ पर जो गिवन था φ1 φ2, क्योंकि तार अनंत लंबाई के है तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री कोण बनेंगे, यहाँ कितना 90 डिग्री बनेंगे। करंट 5 एम्पियर एंड यहाँ पे आपको गिवन है सेपरेशन a, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी a 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और b बराबर फार्मूला में, इसी फार्मूला में सब कुछ पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन करके आपको आ जाएगा 10⁻⁵ टेस्ला। और डायरेक्शन किधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की, इनवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई बच्चे कहेंगे सर मैं करंट की डायरेक्शन इधर दूंगा क्योंकि यहाँ पे करंट डायरेक्शन दिया नहीं है, तो उस समय आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप करंट वायर में किस डायरेक्शन में भेज रहे हो, और उस आधार पे आप मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाइए और आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप इट इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर इक्वल टू 4k कैप टेस्ला डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंपल क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप है, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र तथा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4k कैप में प्रोजेक्ट किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के टाइम पीरियड की वैल्यू कहता है आपको ज्ञात करना है। तो एज वी नो दैट, जैसे कि कहा गया यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया, तुरंत वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सिंपल है, फेंका गया किस चार्ज पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन को, तो Q के बदले आ जाएगा माइनस E, इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है। एंड यहाँ पर V वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने वो भी पुट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट है 4k कैप, और जो बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं 2i कैप क्रॉस 4k कैप करेंगे तो आपको आएगा कितना, i कैप क्रॉस k कैप होता है माइनस j कैप, इसीलिए यहाँ आ गया माइनस 8j कैप एंड 3j कैप क्रॉस 4k कैप, तो आपको आ जाएगा प्लस i कैप, और 4 3 जा 12, तो 12i कैप। तो ये तो आपको आ गया आंसर किसका, ये आंसर आ गया फोर्स की वैल्यू। बट आपको क्या कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड भी साथ में निकाल लें, तो टाइम पीरियड बराबर साइक्लोट्रॉन में टाइम पीरियड आप निकाले थे फार्मूला 2πm/q का मोड b, q का मोड मतलब चार्ज का मोड। यहाँ पे आप उस वैल्यू को पुट आउट कर दीजिए, क्योंकि 2 और पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही रहता है सभी को, एंड q चार्ज की वैल्यू पता रहता है मोड में। अब b 4 टेस्ला गिवन है, पुट कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8.93 इंटू 10⁻⁻ कितना, 10⁻12 सेकेंड। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर कितना 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि x और y आपके पास दो वायर है, दोनों की लंबाई 3 मीटर है, एंड दोनों वायर एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है, दोनों वायर से सेम डायरेक्शन में 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। कहता है फाइंड एफ नेट ऑन वायर x। जो बच्चे दो वायर से करंट पास करके उसके बीच लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन किए होंगे, आपको पता होगा कि फोर्स व्यंजक वहाँ पे आपके गुरुजी लोग निकाल के दिए होंगे, एफ नेट अपॉन एल इक्वल टू μ0/2π इंटू I1 इंटू I2 बाई आर। ये फार्मूला होता है जब दो वायर से करंट पास कर दी जाए, दोनों वायर को कुछ दूरी पर रखी जाए, तो एक वायर का दूसरे वायर पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स। कब अट्रैक्शन फोर्स होता है, जब सेम डायरेक्शन में दो वायर में करंट पास होती है तो उस समय अट्रैक्शन होता है, और जब दोनों वायर में डिफरेंट करंट पास हो, एक में हॉरिजॉन्टल एक में वर्टिकल करंट पास होती है, तो दोनों वायर के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि एक्स और वाई में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, अर्थात ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता होगा यानी खींचता होगा। तो वही बल का यहाँ पे आपको व्यंजक निकालना है। तो बल का व्यंजक बराबर फार्मूला यहाँ पे होता है एफ नेट अपॉन एल यानी यूनिट लेंथ पर फोर्स इक्वल टू होता है μ0/2π इंटू I1 I2 बाई आर। इसमें आप सब वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आपका एफ नेट निकल के आएगा 24/5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेम न्यूमेरिकल है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1-1 मीटर की दो वायर है, दोनों से 1-1 एम्पियर समान दिशा में करंट प्रवाहित हो रही है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। तब बताइए एफ नेट कितना लगेगा दोनों पे, अट्रैक्शन की रिपल्सन। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है। और फोर्स कितना, अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। इस फार्मूला के आधार पर आप बना लीजिए। तो सिंपल है, ये सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्त। अब नेक्स्ट डे हम
हो सकता है तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे बात करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यूनिट नंबर 4 में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 4 एक छोटा सा चैप्टर है, यूनिट 5 इससे भी छोटा है। तो नेक्स्ट डे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, बायो सेवर्ट लॉ से रिलेटेड, साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये सब चीज़ें आएंगे। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप इस वीडियो से अधिक हेल्प होता है तो आप इसे दोस्तों के बीच भी शेयर करें और सबको जानकारी भी दें कि यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रही है, और इस क्रैश कोर्स से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इट्स ओके।